सर सन ट्रैकिंग सिस्टम्स पढ़े थे और वो उनके मेथड्स पढ़े थे। आज फोटोवोल्टिक सेल्स पढ़ेंगे। अच्छा, good. So what do you think if we are interested in harvesting more energy in the winter, what should be the tilt angle? टिल्ट एंगल सर लैटिट्यूड वाला जो एंगल होता है। लेटीट्यूड पे तो हम मैक्सिमम एनर्जी हार्वेस्ट करते हैं ना पूरे साल में। जी सर। लेकिन अगर हमें सर्दियों में ज्यादा एनर्जी चाहिए सर्दियों में तो लेटीट्यूड एंगल से थोड़ा सा हम ज्यादा टिल्ट करेंगे साउथ की तरफ। सही। ट्रैकिंग नहीं करवाते हैं तो लेटीट्यूड से थोड़ा सा, ज़्यादा करते हैं। क्योंकि साउथ में कहीं होगा ना सन। जी सर बिल्कुल। ठीक है, और अगर गर्मी में ज्यादा एनर्जी चाहिए गर्मियों में नॉर्थ की तरफ होता है। आपके इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो आपके सर के आसपास कहीं ऊपर होता है। तो लेटीट्यूड एंगल इस्लामाबाद का क्या 33 है, तो हमें थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ 33 के बजाय मे बी 15 में बी 17। आमतौर पे जनरल रूल ये है कि लेटीट्यूड +15 डिग्रीज एंड लेटीट्यूड -15 डिग्री समर में ज्यादा चाहिए, लेटीट्यूड -15 गर्मी में ज्यादा, सर्दी में ज्यादा चाहिए लेटीट्यूड +15। और अगर आपको मॉर्निंग में ज्यादा, अगर आपको इवनिंग में ज्यादा एनर्जी चाहिए मॉर्निंग के मुकाबले में, तो हमें क्या करना चाहिए? ट्रेकिंग नहीं करवाते हैं आप। सही। आपका पैनल साउथ को फेस कर रहा है ना, जी सर। साउथ के बजाय उसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे? नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर देंगे नो, गर्मियों में। गर्मियों में अगर आपने शाम के वक्त आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए शाम के मॉर्निंग के वक्त। मुकाबले में, थोड़ा सा वेस्ट की तरफ यानी साउथ को फेस करवाने की बजाय थोड़ा सा क्या करेंगे? ऑफ कोर्स टिल्ट इज देयर, लेकिन इसको थोड़ा सा एजिमत एंगल इसका जीरो के बजाय कोई मे बी 15 डिग्रीज 10 डिग्रीज साउथ की उसकी तरफ करेंगे, वेस्ट की तरफ इसको रोटेट करेंगे, ताकि दोपहर के 12 बजे के बाद 1-2 बजे इसके ऊपर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन इसके ऊपर फॉल करे। डिड यू गेट माय पॉइंट? जी सर, ये थोड़ी सी बातें कंफ्यूज हो रही हैं, समझ नहीं आ रहा। ये सन की पोजीशन भी आपने पहले बताई कि विंटर और समर में नॉर्थ और साउथ होती है, तो उसकी भी नहीं समझ आई। नहीं, तो ये तो उसका अल्टीट्यूड एंगल की बात कर रहे हैं ना। अच्छा एल्टीट्यूड एंगल है, सही सही। हाँ, तो अल्टीट्यूड एंगल कोई 30 होता है ना सर्दियों में। सर्दियों में। तो आप इसको अगर कलेक्टर को अगर लेटीट्यूड एंगल के बजाय इसको थोड़ा सा ज्यादा साउथ की तरफ टिल्ट करेंगे तो ये फिर ज्यादा एनर्जी हार्वेस्ट करेगा, सही। क्योंकि सन की रेडिएशंस अगर इसके ऊपर फॉल करें एट एन एंगल ऑफ 90, इट हार्वेस्ट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब ये ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा साउथ की तरफ टिल्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां से वो फिर ज्यादा एनर्जी सर्दियों में थोड़ा सा ज्यादा हार्वेस्ट करेगा, और गर्मियों में आपने ज्यादा हार्वेस्ट करवानी है तो फिर आपको थोड़ा सा इसका जो टिल्ट एंगल, क्योंकि गर्मी में उसका सन का अल्टीट्यूड एंगल जो होता है वो कहाँ तक आ जाता है, कोई 80 तक आ जाता है इस्लामाबाद में। सही। ठीक है, तो इसका मतलब है थोड़ा सा आपको ऊपर की उसका टिल्ट एंगल में भी अगर 15-16 रखते हैं, साउथ को फेस करें लेकिन 15-16 रखते हैं, इट विल हार्वेस्ट मोर एनर्जी इन द समर। लेकिन अगर इसको 15-16 पे आप फिक्स करते हैं तो सर्दियों में फिर ये कम एनर्जी हार्वेस्ट करेगा। सही। लेकिन अगर इसके टिल्ट एंगल को आप 45 पे रखते हैं तो गर्मियों में ये कम करेगा, क्योंकि सन पीछे आ चुका होगा ना इसके, सही। इसकी रेज ज्यादा, उसके साथ इसका जो थीटा एंगल है, कलेक्टर का जो थीटा एंगल है उसके साथ, कलेक्टर का जो परपेंडिकुलर है उसके साथ जो थीटा एंगल होगा गर्मी में ज्यादा बनेगा। इज इट क्लियर? जितना थीटा एंगल कम होगा इंसिडेंट सोलर रेडिएशन और प्लेन के नॉर्मल के दरमियान इतना ही ज्यादा एनर्जी हार्वेस्ट करेगा कोई भी सोलर कलेक्टर सिस्टम है। इसी तरीके से अगर आपको दोपहर के बाद ज्यादा एनर्जी चाहिए, 2 बजे एनर्जी चाहिए, तो इफ इट इज फेसिंग साउथ फॉर एग्जांपल, टिल्ट एंगल 32 है लेकिन ये साउथ को फेस कर रहा है, और दोपहर को आपको 3 बजे ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो अगर इसको थोड़ा सा अगर वेस्ट की तरफ इसको रोटेट भी करेंगे, एजिमथ एंगल को चेंज करके माइनस फॉर एग्जांपल 15 रखते, तो इसका मतलब है कि कोई 3 बजे के करीब इसके जो नॉर्मल है उसका और सन के दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इट विल हार्वेस्ट मोर एनर्जी। इट इज समथिंग लाइक दिस। ये हमारे पास अर्थ का प्लेन है, ठीक है। सर्दियों में यू आर एट दिस लोकेशन,
ठीक है, सर्दियों में सन यहाँ पे है, गर्मियों में सन इज समवेयर हियर। इज इट क्लियर? ये आपके पास फोटोवोल्टाइक सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम है, ये किसी एंगल पे टिल्ट है। तो मैं थोड़ा सा ज्यादा टिल्ट करूं तो इसका मतलब है कि अब ये सोलर रेडिएशन जो है इसके ऊपर फॉल करेंगी, इनके और इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर है उसके दरमियान एंगल जो होगा वो कम होगा, ये ज्यादा हार्वेस्ट करेगा। लेकिन सन अब यहाँ आ चुका है, गर्मी में अगर इसी टिल्ट एंगल पे रखते हैं तो गर्मियों में फिर ये एनर्जी, अगर एनर्जी ज्यादा है लेकिन ये हार्वेस्ट कम करेगा। गर्मियों में मैंने ज्यादा हार्वेस्ट करवाना है तो इसको मैं ज्यादा इसका जो टिल्ट एंगल है ये मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा, ये कर दूंगा, ताकि ये सन की रेडिएशन जो है ये इसके ऊपर और इसका जो सरफेस का नॉर्मल है उनके दरमियान एंगल कम हो, ताकि ये गर्मी में ज्यादा हार्वेस्ट करे। इज इट क्लियर? जी सर क्लियर है। इसी तरीके से अगर आपने, ये सन का पाथ है, सर ये डायग्राम थोड़ी सी उधर बना रहे, ये रिफ्लेक्शन आ रही है। ये नॉर्थ साउथ लाइन है, ये ईस्ट वेस्ट लाइन है। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, अगर इसको कलेक्टर है इसको थोड़ा सा मैं इस तरफ टिल्ट करता हूं, इस डायरेक्शन पे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहां से जो सन दोपहर को 2 बजे 3 बजे जब यहां पे होगा तो वो ज्यादा एनर्जी हार्वेस्ट करेगा, लेकिन दोपहर के वक्त क्योंकि इसकी रेज इस पे ज्यादा एंगल बना रही है इस प्लेन के नॉर्मल के साथ, तो ये लेस एनर्जी हार्वेस्ट करेगा। लेकिन आई एम इंटरेस्टेड इन हार्वेस्टिंग मोर एनर्जी एट दिस टाइम। सर इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन आ रही है, आप जरा दूसरी तरफ बना लें डायग्राम। हाँ, ये वाली फिगर नजर नहीं आ रही? नहीं सर, यहाँ पे रोशनी आ रही है, रिफ्लेक्शन है तो। जी सर, वो लाइट पड़ रही है। Okay, so it is something like this. This is north south line, this is east west line. This is the path of the sun. ठीक है, ये दोपहर के वक्त सूरज इस लाइन के ऊपर है, 3 बजे सूरज इज समवेयर हियर। अगर ये कलेक्टर साउथ को फेस कर रहा है, इसको मैंने टिल्ट किया साउथ की तरफ, तो इस पॉइंट पे सन होगा, यहाँ से रेज जो है तो कलेक्टर के नॉर्मल के साथ ज्यादा एंगल बढ़ाएगी। लेकिन इसको अगर मैं थोड़ा सा इस डायरेक्शन पे टिल्ट करता हूँ, अब जो सन की रेज और कलेक्टर का जो परपेंडिकुलर है उनके दरमियान एंगल कम होगा, तो ये ज्यादा एनर्जी हार्वेस्ट करेगा। तो कलेक्टर को इस साइड पे मैं थोड़ा सा टिल्ट करता हूँ, इस तरह रखने के बजाय, साउथ को फेस करने के बजाय इट फेसेस इन दिस डायरेक्शन। इसका मतलब है कि इस टाइम पे अगर टिल्ट वही है, अभी 33 ही है, लेकिन साउथ को फेस करने के बजाय अभी इस डायरेक्शन पे टिल्ट को मैंने सेम रखा है, लेकिन इसको रोटेट करके इस एंगल पे लेके फिक्स कर दिया है मैंने, ट्रैकिंग नहीं करवा रहा हूँ। तो मॉर्निंग के टाइम पे, मॉर्निंग पे तो सन यहाँ पे है, तो इसकी रेडिएशन जो है बहुत कम इसके ऊपर फॉल करेंगे, लेकिन इस टाइम पे इसकी मैक्सिमम रेडिएशन फॉल करेंगी, तो 2 बजे ये बहुत ज्यादा एनर्जी हार्वेस्ट करेगा। ओके, टुडे वी विल टॉक अबाउट फोटोवोल्टाइक cells. So here we are ठीक है, नजर आ रहा है? जी सर आ रहा है। So basically we have different technologies to harvest solar energy. Okay, so these photovoltaic cells or solar cells, they convert solar energy directly into electricity. Then another technique is to convert solar energy, okay, use solar energy to convert water into steam, produce करे steam को, और उसके बाद steam से आप टरबाइन को रोटेट करवाएं। ये 2 तरीके हैं। डायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी है बेसिकली, जो फोटॉन सन से आ रहे हैं उसको आप या तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में, उसकी एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करें यूजिंग सोलर सेल्स, या फिर आप स्टीम प्रोड्यूस करें हीट से और स्टीम से आप टरबाइन रोटेट करवाएं। इनडायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी है जिसमें विंड है, हाइड्रो है, ओटेक है, ओशियन करंट्स है, वेव्स है और बायोमास है। ऑफ कोर्स वी हैव डिफरेंट टेक्नोलॉजीज टू हार्वेस्ट इनडायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी। फोटोवोल्टाइक सेल्स, इट इज ए डायोड। जिस तरह आपने डायोड का प्रिंसिपल आपने पढ़ा है, तो फोटोवोल्टाइक सेल भी एक डायोड है। इसमें पी टाइप मटेरियल है, इसमें एन टाइप मटेरियल है, एंड देन देयर इज ए डिप्लीशन रीजन
between p-type material and n-type material. Okay, the only difference is photovoltaic cell, इसका area of cross section may be in tens of centimeter. अगर इसकी width 10 centimeter है और इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो इट इज अबाउट मे बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा. एरिया ऑफ डायोड व्हाइल व्हेन वी हैव अ डायोड, जिसको आपने इस्तेमाल भी किया होगा, तो डायोड एक बहुत छोटा उसका सरफेस एरिया होता है. ठीक है. और दूसरा डिफरेंस जो है, डायोड में वी डोंट वांट दिस सोलर फोटॉन्स टू पेनिट्रेट द डायोड. उसके अंदर जंक्शन तक जाने की इजाजत नहीं देते, उसकी केसिंग हमने बनाई है. लेकिन फोटोवोल्टाइक सेल्स में ऑफ कोर्स वी आर कन्वर्टिंग द एनर्जी इन सोलर फोटॉन्स ट्रेवलिंग फ्रॉम द सन. ठीक है. तो इसको फिर हम वो जो डायोड है फोटोवोल्टाइक सेल, जिसको मैंने एक डायोड का नाम दिया, एक डायोड है इन प्रिंसिपल, तो इसके अंदर हम पेनिट्रेट करने की इजाजत देते हैं ताकि वो अंदर जाएं, अंदर फिर इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट करें और फिर वो इलेक्ट्रॉन होल्स जो हैं वो फिर करंट को फ्लो करवाएंगे एक्सटर्नल सर्किट में. बेसिकली सोलर एनर्जी फोटॉन्स हैं, उनकी एनर्जी कन्वर्ट होगी इन प्रोड्यूसिंग पीट और होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. इज इट क्लियर? हियर इज व्हाट वी हैव. पे जो शेप नजर आ रही है, ये बेसिकली एक फोटोवोल्टाइक सेल है. ठीक है. मे बी 10 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है और 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है. और इसमें जो दो वाइट स्ट्रिप्स नजर आ रही हैं, ये बेसिकली इनको बस बार कहते हैं, बसेस. और उसके बाद जो छोटी छोटी लाइनें नजर आ रही हैं, इनको फिंगर्स कहते हैं. इसमें जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट होते हैं ड्यू टू द interaction of photons, light photons with the material of the diode. ठीक है. तो ये फिंगर्स हैं, बेसिकली ये कंडक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करते हैं और उनको फिर एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करवाते हैं. इज इट क्लियर? सो हियर वी हैव द फोटोवोल्टाइक सेल और सोलर सेल. तो हम देखते हैं कि इसके और डायोड में कोई फर्क नहीं है. ठीक है. इसमें भी एन रीजन है, इसमें पी रीजन है और फिर डिप्लीशन रीजन है. एक फोटोवोल्टाइक सेल को अगर आप अंधेरे में इस्तेमाल करें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसी तरह की होंगी जैसे एक डायोड की है. लेकिन जब उसको जब सोलर रेडिएशन इसके ऊपर फॉल करती हैं तो ऑफ कोर्स सोलर जो फोटॉन्स हैं वो इसमें पेनिट्रेट करते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट करते हैं. और वो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स हैं वो एक्सटर्नल करंट में, एक्सटर्नल सर्किट में फिर करंट को फ्लो करवाते हैं. तो ये जो सोलर सेल है या डायोड है, इसका प्रिंसिपल ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं इन यूर आई थिंक इन फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर. ठीक है. तो इसको हम रिपीट नहीं करेंगे. जस्ट मैं थोड़ा सा सोलर सेल, अगर एक डायोड को, अगर ये सोलर सेल है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है. सो हियर वी हैव एन रीजन ऑन द लेफ्ट साइड और उसके बाद फिर डिप्लीशन रीजन है. ऑफ कोर्स एन टाइप मटेरियल एन रीजन और पी रीजन के दरमियान हमारे पास डिप्लीशन रीजन है. ठीक है. इसमें फिक्स्ड एटम्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है टुवर्ड्स द एन रीजन और उसके बाद नेगेटिव चार्जेस है एटम्स के ऊपर एंड टुवर्ड्स द पी रीजन की तरफ. ठीक है. अगर एक इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होता है इन रीजन में, फॉर एग्जांपल अगर एक फोटॉन है, सोलर फोटॉन है, वो इसमें पेनिट्रेट करता है. इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड है वो जब फोटॉन की एनर्जी रिसीव करता है, ठीक है, और फोटॉन की एनर्जी इज इनफ, एक खास थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है. ठीक है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है फोटॉन की एनर्जी लेके ये फॉरबिडन गैप है, उसको क्रॉस करके इट एंटर्स इनटू द वैलेंस बैंड. ठीक है. वैकेंसी लेफ्ट बिहाइंड इट इज नोन एज होल. एन रीजन में जब ये एक फोटॉन फॉल करता है तो एक होल क्रिएट होता है
और एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है। सिमिलरली पी रीजन में जब एक फोटॉन इंटरेक्ट करता है पी रीजन के एटम्स के साथ, लाइट फोटॉन, ठीक है, एक होल और एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्रिएट होता है। सिमिलरली इन द डिप्लीशन रीजन इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स विल बी क्रिएटेड बाय द फोटॉन्स ऑफ सोलर रेडिएशन, ठीक है। तो ये जो डिप्लीशन रीजन है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह की हैं, डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना याद रखें कि ये डिप्लीशन रीजन माइनॉरिटी कैरियर्स को तो क्रॉस करने की इजाज़त देता है, लेकिन मेजॉरिटी कैरियर्स को क्रॉस करने की इजाज़त नहीं देता है, ठीक है। इन केस ऑफ डायोड, अगर इसको एज ए डायोड इस्तेमाल करना चाहें तो ऑफ कोर्स पी टाइप मटेरियल के साथ हम पॉजिटिव टर्मिनल लगाते हैं और एन टाइप मटेरियल के साथ नेगेटिव टर्मिनल लगाते हैं, फॉरवर्ड बायस करते हैं, ठीक है, जिससे ये डिप्लीशन रीजन श्रिंक होता है अल्टीमेटली व्हेन इट इज कंडक्टिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो उस केस में फिर मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एन टाइप रीजन से पी टाइप रीजन में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इट इज ओपन सर्किटेड, एक्सटर्नली हमने कोई लोड नहीं लगाया है, कोई बैटरी नहीं लगाई है। इसका मतलब ये है कि एन रीजन में सोलर फोटॉन, सोलर एनर्जी की जो फोटॉन्स हैं उनकी इंटरेक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट हुए हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन में ही रह जाएंगे और होल्स जो हैं वो माइग्रेट हो जाएंगे पी रीजन की तरफ। ये जो डिप्लीशन रीजन है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसी तरीके से पी रीजन में जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट हो जाते हैं, अगर वो रिकम्बाइन नहीं करते हैं, इफ दे गेट इनफ टाइम, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन पी रीजन में जहाँ पे वो माइनॉरिटी कैरियर है वो वहाँ से शिफ्ट हो जाएगा एन रीजन में जहाँ पे मेजॉरिटी है, ठीक है। ये जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटीज़ हैं इसका जाहिर है कि हमारे माशरे में भी ऐसा होता है, जहाँ पे माइनॉरिटीज़ होती हैं वो फिर अपने उस रीजन से वो निकल जाती हैं और कोशिश करती हैं कि जहाँ पे वो माइनॉरिटीज़ ज़्यादा तादाद में हैं वो जाके वहाँ उनके साथ रहना शुरू कर देती। तो सेम थिंग हैपन्स हियर, ठीक है। एन रीजन में होल्स जो है माइनॉरिटी में हैं, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में हैं। सो दिस डिप्लीशन रीजन इट अलाउज माइनॉरिटी कैरियर टू पास थ्रू इट। सिमिलरली पी टाइप रीजन में इलेक्ट्रॉन्स आर इन माइनॉरिटी कैरियर्स, सो इट अलाउज दोज इलेक्ट्रॉन्स to travel from P region to N region. Did you get my point? यस सर। सर ये जो डिप्लीशन रीजन है इसमें जब एक फोटॉन आके स्ट्राइक करता है वो माइनॉरिटी कैरियर से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करता है। इसमें देखें, इसमें एक डिप्लीशन रीजन में व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड ए होल इज क्रिएटेड, इलेक्ट्रॉन वहां से माइग्रेट करके एन रीजन में आएगा और होल वहां से माइग्रेट करके पी रीजन में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि when light photons fall on this photovoltaic cell, N region में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा होगी और P region में होल्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और ये डिप्लीशन रीजन है, ये उनको अलाउ नहीं करेगा आपस में मिक्स होने की, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली जितने लाइट के फोटॉन इसके ऊपर फॉल कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन होल्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। तो वक्त के साथ साथ वो आपस में रिकम्बाइन भी करेंगे ऑफ कोर्स। तो अल्टीमेटली जाके एक हमारे पास, और उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक रीजन से दूसरी रीजन की तरफ शिफ्ट करते हैं वो बेसिकली एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। ये जो फिक्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं उनकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, उसकी वजह से ये माइग्रेट करते हैं, ठीक है। और इसको ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। बेसिकली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस डिप्लीशन रीजन, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स की अपने मेजॉरिटी रीजन की तरफ जो माइग्रेशन है उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। लेकिन सोलर एनर्जी फोटॉन्स जब इन रीजन्स के ऊपर फॉल करते हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन रीजन में अब इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज़्यादा तादाद हो जाएगी, पी रीजन में होल्स की बहुत ज़्यादा तादाद हो जाएगी। जब एन रीजन में बहुत ज़्यादा तादाद हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि देयर विल बी ए डिफ्यूजन करंट एज वेल। डिफ्यूजन करंट हमेशा जो दूसरा करंट है ड्रिफ्ट करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इज इट क्लियर? अल्टीमेटली जाके एक बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि सोलर एनर्जी के फोटॉन्स मुसलसल इसके ऊपर फॉल कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इलेक्ट्रॉन होल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली जाके देयर विल बी सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन एंड देयर विल बी सर्टेन अमाउंट ऑफ होल्स इन द पी रीजन। और उन दोनों को सेपरेट किस चीज ने किया है? इट इज द डिप्लीशन रीजन। इज इट क्लियर? और अगर मैं किसी वायर की मदद से ये एन रीजन को एक्सटर्नली पी रीजन के साथ कनेक्ट करता हूं, तो व्हाट डू यू थिंक?
because there are a huge number of electrons in the N region. They will migrate from N region to the P region through the external circuit, ठीक है, as in the form of current. तो डिप्लीशन रीजन का काम उनको आपस में मिक्स होना नहीं देना है. एन रीजन, पी रीजन और डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जो क्रिएट होते हैं सोलर एनर्जी फोटॉन की मदद से, ठीक है, तो वो एन रीजन में इकट्ठे हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, पी रीजन में होल्स इकट्ठे हो जाते हैं और फिर एक्सटर्नल अगर उनको आपस में कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन से माइग्रेट करके पी रीजन में चले जाते हैं और होल्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है. और द सेम थिंग इन केस ऑफ अगर हम डायोड की बात करें तो ये हमारे पास डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स है. सिंपली डायोड या एक फोटोवोल्टाइक सेल है, उसको हमने एक्सपोज नहीं किया सोलर रेडिएशंस पे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह की बनती हैं, ठीक है. इन द रिवर्स रीजन, रिवर्स बायस्ड रीजन में ये जो एन रीजन है उसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमने जोड़ा है बैटरी के, और पी रीजन को हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है. सो व्हेन देयर इज नो लाइट फॉलिंग ऑन दिस डायोड और ए फोटोवोल्टाइक सेल, ठीक है, इन केस ऑफ डायोड ऑफ कोर्स, सो बहुत कम इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट होते हैं. तो रिवर्स बायस में हम देखते हैं कि अगर इसमें इसका जो जंक्शन है, द जंक्शन बिटवीन दिस डिप्लीशन रीजन, रिवर्स बायस में इसकी विड्थ जो है बढ़ती चली जाती है, ठीक है. तो जो बहुत कम इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स कहीं से कोई एनर्जी मिलती है उसकी वजह से जो क्रिएट होते हैं वो फिर इलेक्ट्रॉन्स रिवर्स बायस करते हैं तो वो एक्सटर्नली सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल में जाते हैं बैटरी के, और नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो फिर पी रीजन में चला जाता है. इस तरीके से सर्किट आपका कंप्लीट हो जाता है. लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ सोलर एनर्जी फोटॉन्स, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो क्रिएट होते हैं बहुत कम होते हैं, दे आर वेरी फ्यू इन नंबर. Therefore, the current in the reverse biased इस सर्किट में जो हमने दिखाया है, डायोड में भी ऐसे ही होता है. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड और ए फोटोवोल्टाइक सेल व्हेन इट इज नॉट एक्सपोज्ड टू सोलर रेडिएशंस. तो रिवर्स बायस में हम देखते हैं कि करंट इट इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, इट कुड बी इन पिको एम्पियर्स, ठीक है. उसके बाद जब हम इसको डायोड को व्हेन वी फॉरवर्ड बायस इट, इसका इस टर्मिनल को हम पॉजिटिव बैटरी के साथ लगाते हैं, उस टर्मिनल को नेगेटिव के साथ लगाते हैं, ठीक है. और उसके बाद देन वी जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, द करंट थ्रू द डायोड इट विल जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग, एंड द करंट थ्रू द डायोड इट इज गिवन टू अस बाय दिस इक्वेशन IS e raised to power q VT divided by KT minus 1. Is it clear? IS is the reverse saturation current है, Q is charge in electron, VT is voltage across the diode, K is Boltzmann constant, and T is absolute temperature. So with the help of if we know absolute temperature and if we know reverse saturation current, okay, we can plot the IV characteristics for a diode. So these are the characteristics of a diode, ठीक है. लेकिन ये एक फोटोवोल्टाइक सेल है, या एज्यूम कर लें, क्योंकि डायोड और फोटोवोल्टाइक सेल में कोई डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एंड इन केस ऑफ फोटोवोल्टाइक सेल we allow light photons to penetrate the material of the photovoltaic cell so that they will be able to generate electron hole pairs. Okay, so here we have a solar photovoltaic cell है, there is junction, light photons उसमें जब penetrate करते हैं electron hole pairs create करते हैं. in n type material hole है तो वो migrate करेगा p type material की तरफ, और इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर पी टाइप मटेरियल में प्रोड्यूस होता है देन इट विल दिस जंक्शन, इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि वहां से ये इलेक्ट्रॉन को माइग्रेट करवाएगा टुवर्ड्स पी रीजन. सिमिलरली इस जंक्शन के अंदर भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है देन दे विल माइग्रेट टू देयर रेस्पेक्टिव मेजॉरिटी रीजन्स, ठीक है. सो हियर इज ए फोटोवोल्टाइक सेल. अगर इसको डार्क में हम रखें, इसके ऊपर लाइट शाइन न करें, डार्क में रखें, सो इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर, ये डार्क करंट उसने दिखाया, उसके बाद ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. लेकिन अगर इसके ऊपर लाइट फोटॉन्स इसके ऊपर फॉल करें, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इसमें क्रिएट हो गए हैं, ठीक है. और अगर इसको हम रिवर्स बायस करें, इसके अक्रॉस रिवर्स डायरेक्शन में अगर वोल्टेज लगाएं, पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव के साथ जोड़ दें बैटरी के और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ दें, एंड देयर इज सम लोड फॉर इंस्टेंस,
तो हम देखते हैं कि ये जो डार्क करंट है, रिवर्स सैचुरेशन करंट है, ये बढ़ती चली जाती है। क्यों बढ़ती है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू solar radiation. More solar radiation means more solar photons are there, energy photons are there. It means that more electron hole pairs will be created. It means that in the reverse direction there will be more current if more solar radiation is there. तो हम देखते हैं कि अगर इंसिडेंट सोलर रेडिएशन को हम बढ़ाते चले जाएं तो रिवर्स डायरेक्शन में करंट क्या होती चली जाती है? बढ़ती चली जाती है। ठीक है, लेकिन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपन्स हियर। इसको मैं थोड़ा सा यहां से समझाने की कोशिश करता हूं। ये बोर्ड नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर। ओके, गुड। सर ये काम हम फॉरवर्ड में क्यों नहीं करते? फॉरवर्ड बायस पे तो इससे ज़्यादा करंट फ्लो करवा रहे हैं हम। नहीं, मैं फॉरवर्ड का तो इसका मतलब ये कि एक्सटर्नली आपने बैटरी लगाया है ना। मैं अभी आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा वेट करें। ये हमारे पास है, ठीक है। when the dark its characteristics are something like this, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इसके ऊपर सोलर photons आपने, फॉर एग्जांपल दिस इज 100 watts per meter square, 100 watts per, नॉट इन डार्क। इसके ऊपर सोलर फोटॉन जो पड़े उसकी वजह से इसके ऊपर जो एनर्जी है that is incident solar energy है 100 watts per meter square की। इसका मतलब है photons, there will be certain number of photons, they will be absorbed by the material, और वहां से फिर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट होंगे। उसकी वजह से इस डायोड को, इस रीजन में डायोड इज इन रिवर्स बायस्ड। ये टर्मिनल नेगेटिव है और ये टर्मिनल क्या है? पॉजिटिव है, और करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, इस रीजन में। इज इट क्लियर? इस रीजन में, और अगर हम फोटॉन्स लाइट एनर्जी हम ज्यादा करें 100 watts per meter square के बजाय, if the energy is 200 watts per meter square, it means that more electron hole pairs will be created inside the material. Okay, so it means more current in the reverse bias direction. More electron hole means more current will flow in the reverse bias direction. So its characteristics it will be something like this. उसके बाद अगर फर्दर इफ वी इंक्रीज द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी को हम बढ़ाएं तो इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर समथिंग लाइक दिस। देन इफ वी इंक्रीज इवन मोर, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी समथिंग लाइक दिस। डिड यू गेट माय पॉइंट? जी सर, आगे समझ। ठीक है, तो ये हमारे पास V है, ये हमारे पास I है, और सॉरी दिस इज V, ठीक है, एंड हियर वी हैव द I। यहां पे देखें, हमेशा एक चीज याद रखें, एक ब्लैक बॉक्स है आपके पास और यू डोंट नो व्हाट इज हियर, ठीक है, और इसके दो टर्मिनल्स आपके पास अवेलेबल हैं। यू कैन मेयर, ठीक है, द वोल्टेज अक्रॉस इट एंड द करंट दैट गोज इनसाइड और कमिंग आउटसाइड, इसको भी आप मेयर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? इफ द वोल्टेज अक्रॉस दिस डिवाइस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, and the current is entering this device. Is it clear? Positive terminal में से device में दाखिल हो रही है। This device always dissipates energy. Energy dissipate करता है। Is it clear? जी। इसका मतलब क्या हुआ कि this diode इस reverse bias region की अगर हम बात करें तो this is the positive terminal, this is the negative terminal. And current is moving in the opposite direction. इसका मतलब है पॉजिटिव टर्मिनल से करंट दाखिल हो रही है, तो डायोड क्या करेगा? एनर्जी डिसिपेट करेगा। इज इट क्लियर? इट डिसिपेट्स एनर्जी, इट डजंट प्रोड्यूस एनी एनर्जी। इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स प्रोड्यूस हो गए हैं, ठीक है, लेकिन उनकी डायरेक्शन और जो अप्लाइड वोल्टेज हमने एक्सटर्नली अप्लाइड वोल्टेज अप्लाई किया है, वोल्टेज इज दिस, पॉजिटिव टर्मिनल ये है रिवर्स बायस में, नेगेटिव टर्मिनल ये, और करंट भी पॉजिटिव टर्मिनल दाखिल हो रही है। इट एक्ट्स एज अ लोड। इस पॉइंट पे ये कितनी पावर डिसिपेट करेगा? इस पॉइंट पे when it is operating at this point, this voltage multiplied by this current, this much power it will dissipate. Is it clear? In this region, this is forward biased region डायोड का, ठीक है, यहाँ पे करंट अंदर जा रही है, this is positive, this is negative. Again in this region, it doesn't produce any power. Is it clear? लेकिन ये वाला रीजन very interesting, this region. In this region, this terminal of diode is positive, क्योंकि इस रीजन में ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है, and current is leaving this terminal.
ये हमेशा ये प्रॉपर्टी होती है किस चीज में, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इस तरफ नहीं जा रही है, रिवर्स वाली करंट, ये देखिए नेगेटिव है करंट इस डायरेक्शन पे जा रही है। तो कोई भी डिवाइस है, बैटरी है, बैटरी का ये टर्मिनल जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट निकल रही हो तो ये पावर दे रही होती बैटरी। लेकिन अगर पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट जा रही है, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है कि ये बैटरी चार्ज हो रही है, एक्सटर्नली वहां से पावर ले रही है। ठीक है, इस रीजन पे ऑपरेट सर रिफ्लेक्शन इस रीजन पे ऑपरेट करने के लिए एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स चाहिए, लेकिन इस रीजन में ऑपरेट करने के लिए you do not need any external voltage source. Is it clear? Just what you have is a photovoltaic cell is there, which is I can represent, I may represent it by a diode. ठीक है, ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये टर्मिनल नेगेटिव है, and current is going this way. इसका मतलब ये हुआ कि इस रीजन में अगर मैं एक्सटर्नली एक रेजिस्टर में लगा दूं, तो यहाँ से जो ये वोल्टेज यहाँ पे अपीयर हो जाएगी और करंट यहाँ से दाखिल हो जाएगी, तो बेसिकली ये पावर दे रही है, और ये पावर फिर यहाँ इस रेजिस्टर के अक्रॉस क्या हो रही है, डिसिपेट हो रही है। इज इट क्लियर? जी सर, और वो पावर हमें सन से मिल रही है, फोटॉन से। ये सन से मिल रही है। देखिए इलेक्ट्रॉन, ये जो देखिए सन की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गए, यहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर में होल्स जमा हो गए। जब भी अगर किसी जगह पे आप इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करें और किसी जगह पे आप पॉजिटिव चार्ज को इकट्ठा करें, there will be a potential difference between them. और अगर इन दोनों को मैं आपस में कनेक्ट करूं किसी वायर से, these electrons they will move from here and they will join these holes या positive charges. There will be flow of current. The same thing happens here because electron hole pairs are created here. Electron hole pairs are created here. Electrons are accumulated in N-type material. Holes are accumulated in P-type material. Is it clear? At this junction, it doesn't allow them to mix together. It means that a huge number of electrons are there and holes are there, so there is a potential difference between this point and this point. You can measure it with the help of some voltmeter. There will be maybe 0.6 volts, 0.5 volt, 0.5 volts across these two terminals. But when I connect them together through some resistor, of course there are positive charges here, there are negative, so these electrons they will migrate through external circuit and they will recombine with holes in this region. Is it clear? That means there is current and there is power. It is giving us power, this photovoltaic cell. We don't have any reverse bias voltage in this region. We need a reverse bias voltage in this region. We need a forward bias voltage. We need to forward bias the diode. In this region we need the reverse bias the diode. इसमें भी ये पावर डिसिपेट करती है, इसमें भी ये एनर्जी डिसिपेट करती है, एनर्जी लेती है। लेकिन ये रीजन है, इसमें जब हम कोई वोल्टेज हमने अप्लाई नहीं किया है, तो ये जो चार्जेस की जो सेपरेशन है, इसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस आता है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान। जब एक्सटर्नली वायर को कनेक्ट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से माइग्रेट करके होल्स के साथ मिलते हैं, लेकिन वोल्टेज जीरो क्यों नहीं होती है? बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन एंड दीज होल पेयर्स दे आर कंटिन्यूअसली, जब तक सन इसके ऊपर शाइन करती रहती है, these electron hole pairs will be continuously produced and they will be migrated from here to here. Okay, and as a result there will be current, there will be potential difference across this resistance, and so this resistance it will dissipate power, and that power is being provided by the photovoltaic cell. Did you get my point? जी सर, आगे समझ। Is it clear? तो basically ये वाला region है, ये वाला region, this is important for us. In this region, this photovoltaic cell, it supplies us energy, it supplies us power. और वो power कहाँ से आती है? The power that we receive in this region, it is the power of solar energy. ठीक है, जिसको photons है उन्होंने ट्रांसफर किया है इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट करने में, प्रोड्यूस करने में, और वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जो हैं वो एक्सटर्नली इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और होल्स के साथ कंबाइन होते हैं, एंड वी हैव द करंट एंड वी हैव द पावर। ठीक है, अब जब when we talk about photovoltaic cell, basically this is the region that we have. Here we have V and here we have I. अब अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये हमारे पास डिफरेंट सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी है, this could be 400 watts per meter square, this could be 600 watts per meter square.
watts per meter square and so on. ठीक है? Now, जब सॉलर सेल्स की बात करते हैं तो ये सारा ग्राफ प्लॉट करने के बजाय सिंपली हम क्या करते हैं, इस रीजन को हम प्लॉट करते हैं. क्योंकि एज ए सॉलर सेल इन दिस रीजन इट एक्ट्स एज ए फॉरवर्ड बायस डायोड, जिसमें हमने फॉरवर्ड बायस वोल्टेज लगाई, इसमें रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस वोल्टेज लगाई. लेकिन ये वाला रीजन है जहां पे ये हमें पावर दे रहा है. अब इसको इस तरह मैं प्लॉट कर सकता हूं, सिर्फ इस रीजन में जो मेरे इंटरेस्टेड हूं. इट कुड बी समथिंग लाइक दिस. इज इट क्लियर? ये वाला रीजन. लेकिन इसको इस तरीके से प्लॉट करना और ऐसे देखना नीचे से, ये बड़ा इट इज नॉट वेरी मच कन्वीनियंट. इसके बजाय द स्टैंडर्ड इज, इसको हम सिंपली ये करते हैं, वोल्टेज को यहां पे लिखते हैं, आई को यहां पे लिखते हैं और समझ लें इस रीजन को फ्लिप करके ऊपर ले जाते हैं. और आई की कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम फोटोवोल्टाइक सेल की हम प्लॉट करेंगे तो इस रीजन को फ्लिप करूंगा तो इट विल लुक लाइक दिस. इज इट क्लियर? यस सर. ठीक है. बेसिकली हमारे पास फोटोवोल्टाइक सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है. ये आप समझ लीजिए कि कोई 1000 वाट्स पर मीटर स्क्वायर जब एनर्जी पड़ती है इसके ऊपर, तो ये इस तरह की वोल्टेज अगर इसके ऊपर बढ़ती, डिपेंडिंग अपॉन इफ दिस इज द ऑपरेटिंग पॉइंट. एक फोटोवोल्टाइक सेल है फॉर एग्जांपल, डायोड के बजाय मैंने फोटोवोल्टाइक सेल इस फॉर्म में मैंने बनाया. ये एक फोटोवोल्टाइक सेल है, पीवी सेल है. ठीक है. और इसके अक्रॉस मैंने एक रेजिस्टर लगाया है. तो ऑफ कोर्स देयर विल बी सम करंट एंड देयर विल बी सम वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर. ठीक है. इफ इसके अक्रॉस वोल्टेज ये वाली वोल्टेज है और इसके अक्रॉस करंट, इट कुड बी द करंट. ठीक है. सो दिस विल बी द ऑपरेटिंग पॉइंट. अगर 1000 वाट्स पर मीटर स्क्वायर हो तो ये इतनी करंट होगी और इतनी वोल्टेज होगी. लेकिन अगर 1000 के बजाय अगर फॉर एग्जांपल 600 वाट्स पर मीटर स्क्वायर हो तो हम देखते हैं कि करंट आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है. 600 वाट्स पर मीटर स्क्वायर पे करंट 1000 वाट्स पर मीटर स्क्वायर के मुकाबले में सेम वोल्टेज पे कम है. वोल्टेज सेम है 0.2 वोल्ट्स फॉर एग्जांपल, और यहां से लेकर यहां तक वोल्टेज कितनी, दिस इज अबाउट 0.6 वोल्ट्स. इसका मतलब ये हुआ कि एक फोटोवोल्टाइक सेल जब इसको ओपन सर्किट करते हैं और इसके अक्रॉस व्हेन वी मेजर द वोल्टेज, this voltage could be 0.6 volts only. Similarly, if I short circuit this photovoltaic cell and if I measure what is the current that will be available to the external circuit, short circuit current, short circuit का मतलब external voltage क्या होगी, जीरो होगी. उस वक्त it could be for example 10 amperes. Short circuit current 10 amperes. अगर 1000 वाट्स पर मीटर स्क्वायर 10 एम्पियर है, 600 वाट्स पर मीटर स्क्वायर इट इज पॉसिबल दैट 6 एम्पियर्स है. 400 वाट्स पर मीटर, इसका मतलब है 4 एम्पियर है. करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स they go through some circuit in per unit time, through wires per unit time. More photons means that more electron hole pairs. That means more current, less less solar photons, less incident solar energy. It means that less solar photons, it means less electron hole pairs which will be created. That also implies that there will be less current. ठीक है. सो करंट जो इनकी आउटपुट होगी एक शॉर्ट सर्किट पे, इसको मैंने जस्ट शॉर्ट सर्किट किया तो उस वक्त जो करंट मिलेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो सोलर फोटोवोल्टाइक सेल है इसके ऊपर कितनी इंसिडेंट जो सोलर रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी कितनी है. डिड यू गेट माय पॉइंट? सर शॉर्ट सर्किट करने का मतलब ये है कि लोड हटा दें, लोड को शॉर्ट कर दें. हाँ, इस लोड को हटा दें, इस टर्मिनल को इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें. सही है सर, समझ गया. और आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखना चाहते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है. ठीक है. इट्स वेरी सिंपल. आप इसको, इस फोटोवोल्टाइक सेल है, इसको आप सन के सामने रखें, शाइन करवाएं. ठीक है. और यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टर रखें, वेरिएबल रेजिस्टर आर. ठीक है. और यहाँ पे एक एमीटर लगा दें और इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस आप वोल्ट मीटर लगा दें. इसकी रेजिस्टेंस को आप जीरो कर दें. व्हाटएवर द करंट इज यू विल गेट दिस पॉइंट. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टेंस को बढ़ाना शुरू कर दें. यू विल सी दैट करंट विल आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी. कुछ देर तक तकरीबन कांस्टेंट ही रहेगी. ठीक है. उसके बाद फिर आप देखेंगे कि इसमें एब्रप्ट करंट में चेंज आएगी और करंट विल
becomes 0, ठीक है, when this resistance becomes infinity, ठीक है, ये है 1000 वाट्स पर मीटर स्क्वायर पे। अगर लाइट इंटेंसिटी कम हो जाए, फॉर एग्जांपल शाम के वक्त सूरज ग्रुप होते वक्त आप उसको बनाते हैं, लेकिन ये साउथ को, ये दोपहर को ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके ऊपर 1000 वाट्स पर मीटर स्क्वायर पड़ रहे हैं, ये फोटोवोल्टाइक सेल जो है ये साउथ को फेस कर रहा है, इज इट क्लियर? लेकिन सन मगरिब पे कहीं चला गया है, तो इसका मतलब है इसके ऊपर जो सोलर फोटॉन्स पड़ रहे हैं, सोलर एनर्जी पड़ रही है, दैट इज 500 वाट्स पर मीटर स्क्वायर। जब इतनी पड़ रही हो, फिर आप इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें, रेजिस्टेंस को जीरो करें, यू विल गेट मे बी, यहाँ पे अगर आपको 8 एम्पियर्स करंट मिल रही थी, तो यहाँ पे आपको 4 एम्पियर मिलेगी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोलर एनर्जी फॉलिंग ऑन इट, ठीक है। और उसके बाद फिर आप रेजिस्टेंस को वेरी करते चले जाएं, so what you will get the characteristics of solar cell for a solar radiation of 500 watts per 400 watts per meter square, Excuse me, sir. 500 watts per square. जी। सर आपका नेट शायद स्लो है, तो हमें स्क्रीन जो है ना काफ़ी देर से ब्लर नज़र आ रही है। मैंने पूछा है क्लास से, तो वो भी कह रहे हैं कि स्क्रीन ब्लर है, तो अगर आप लैपटॉप क्लोज कर दें शायद बेहतर हो जाएगा रिजल्ट। लैपटॉप क्लोज का मतलब क्या है? मतलब थोड़ा सा करीब कर दें बोर्ड के, अगर हो सकता है तो। नहीं, इसको अब ठीक है? नहीं सर, वो बार बार ब्लर हो जाती है, आपका नेट स्लो है शायद, हमें बोर्ड काफ़ी देर से ब्लर नज़र आ रहा है। जी सर, प्यास का नेट मसला कर रहा है सर। अच्छा, अब ठीक है? दोबारा ब्लर हो गया। नहीं आ रहा है? वो अलाइनमेंट सही है, सिर्फ वो बार बार ब्लर हो रहा है। मेरे ख्याल में कनेक्शन जो है ना वो अप एंड डाउन हो रहा है। जी सर। अच्छा, तो बस फिर क्या कर सकते हैं, वो तो अभी एक इशू तो है, लेकिन एनीवे, तो ये जो फिगर है, फिगर नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर, अगर आप स्लाइड से समझाना चाहते बेहतर होगा। स्लाइड से मैं मतलब या कुछ पेंट पे ड्रॉ करके समझा दें कंप्यूटर पे। अच्छा, चलिए सर लैपटॉप पे अपने ना। जी सर, लैपटॉप पे अगर आप पेंट यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर नजर आएगा। ठीक है, चले ऐसे कर देते हैं। सो यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि एक फोटोवोल्टाइक सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात की। इसमें आपको ये फोर्थ रीजन जो है ऑपरेशन, फोटोवोल्टाइक सेल की जो ऑपरेशन की हमने बात की, ठीक है, ये बेसिकली ये रीजन है जिसमें फोटोवोल्टाइक सेल एक्ट करता है एज ए पावर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने बात की कि यहाँ पे जो फोटोवोल्टाइक सेल्स जो है, अगर ये 1000 वाट्स पर मीटर स्क्वायर हो, उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। हम देखना चाहते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको हम प्लॉट कैसे करें। तो प्लॉट करने का जो तरीका होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। फॉर इंस्टेंस इसका जो है शेप्स, और यहाँ पे जाके, और यहाँ पे फोटोवोल्टाइक सेल है, ये हमारे पास फोटोवोल्टाइक सेल है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे बनाते हैं एक रेजिस्टेंस बनाते हैं। ये तो काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा, लेकिन एनीवे ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। और फिर हमारे पास ये एक वोल्ट मीटर है, एक वोल्ट मीटर में यहाँ बनाता हूँ, और ये फिर इसके पैरेलल आएगा, और फिर एक मैं एम मीटर बनाता हूँ यहाँ पे। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। देन आई हैव, ये मेरे पास होगा जनाब, इसको मैं अगर थोड़ा सा टाइम बचाना चाहूँ तो ये हो जाएगी। इसको मैं fill is no more there, and no fill, और send back करता हूँ, send backward। ओके, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें सर। आप अगर पेंट और ये रेजिस्टेंस के इस टर्मिनल को मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ। सर अगर आप पेंट यूज़ कर लें तो ज़्यादा आसानी होगी, इसमें आसानी हो जाता है। अच्छा, तो चले एनीवे इसको हम इस तरीके से करते हैं ना, मैं सिंपली समझा देता हूँ। जी सर। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से आ गई, क्यों आ गई, ये मैं बताना चाहता हूँ। एक फोटोवोल्टाइक सेल है, ठीक है, उसके साथ एक लोड लगाएं R, इसके अक्रॉस करंट जो फ्लो कर रही है लोड की तरफ, उसके लिए आपको एम मीटर लगाना पड़ेगा लोड के सीरीज में,
और वोल्टेज जो लोड के अक्रॉस आएगी उसके लिए लोड के अक्रॉस आपको वोल्टेज वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा पैरेलल। डिड यू गेट माय पॉइंट? जी सर, समझ आ गया। ठीक है, तो सिंपल सी कॉमन सेंस से आप लोग करते रहे। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस को आप जीरो करते हैं। जीरो का मतलब क्या है? ये आपने शॉर्ट सर्किट किया है तो उस वक्त वोल्टेज आपको क्या मिलेगी? जीरो होगी ना, लोड के अक्रॉस वोल्टेज जीरो होगी, बट देयर विल बी 4 एम्पियर करंट। उसके बाद रेजिस्टेंस को आप थोड़ा सा बढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें जब आप रेजिस्टेंस को बढ़ाना शुरू करेंगे तो रेजिस्टर के अक्रॉस से करंट फ्लो करना शुरू करेंगे तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आएगा ना। जी सर। ठीक है, तो इसका मतलब वोल्ट मीटर आपको वोल्टेज देना शुरू कर देगा, रीडिंग ले लें। मसलन 0.3 हो वोल्ट मीटर की जो एट ए गिवन पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, अगर वोल्ट मीटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 0.3 वोल्ट्स उसके अक्रॉस वोल्टेज है तो दिस मच करंट इज दियर। ठीक है, और जब आप इन्फिनिटी करते हैं रेजिस्टेंस को तो उस वक्त इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी ओपन सर्किट कर दिया बेसिकली, देयर विल बी जीरो करंट बट देयर विल बी 0.6 वोल्ट अक्रॉस this photovoltaic cell. This much voltage will be there. Is it clear? Now, ये जो characteristics है इसमें देखिए शुरू वाला कुछ रीजन है, इसमें ये तकरीबन वोल्टेज चेंज हो रही लेकिन करंट में कोई खास चेंज नहीं आ रही, तकरीबन करंट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, वन मोर थिंग, मोर लाइट एनर्जी इज देयर on the collector, more current will be there because the current that flows through the external circuit is directly proportional to number of photons that those are falling on the photovoltaic cell. जितने photons ज्यादा होंगे इतने इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स ज्यादा होंगे, इतनी करंट ज्यादा होगी। photons की तादाद को हम कम कर देंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स कम होंगे और उसी लिहाज से फिर करंट भी कम होगी। Is it clear? Yes, so sir. these are the characteristics. तो हमने देखा कि डिफरेंट लेकिन हम देखते हैं कि शुरू वाला कुछ रीजन है, यहाँ पे जो कर्वेचर आता है उससे पहले रीजन में हम देखते हैं कि करंट तकरीबन कांस्टेंट है, उसके बाद एब्रप्टली वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ करंट कम हो जाती है। इट इज समथिंग लाइक दिस। सो 200 वाट्स पर मीटर स्क्वायर अगर सोलर एनर्जी उसके ऊपर फॉल कर रही तब भी इसी की तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। शुरू में करंट में कोई खास चेंज नहीं आती, देन एब्रप्टली करंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। तो ये वाला जो पॉइंट है जहां पे एक अब्रप्ट चेंज आती है उसको हम नी पॉइंट कहते हैं, नी पॉइंट। ठीक है, जहां पे एब्रप्ट एक चेंज करंट वोल्टेज के साथ साथ कम होना शुरू हो जाती है। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए मॉडल इक्विवेलेंट सर्किट, क्योंकि अगर आपने कहीं इसको आपने किसी सर्किट में अगर उसमें शामिल करना है, इसके बिहेवियर को देखना है, तो जाहिर है कि ये जो फोटोवोल्टाइक सेल है इसका हमें एक इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास होना चाहिए ताकि इसके बिहेवियर को हम स्टडी कर सकें। तो एक फोटोवोल्टाइक सेल है, इट इज नथिंग बट इसका जो इलेक्ट्रिकल मॉडल है, इक्विवेलेंट मॉडल है, दैट इज नथिंग बट ए कांस्टेंट करंट सोर्स। ये वाला कांस्टेंट करंट सोर्स है IPH, यहाँ पे PH लिखा हुआ बट इट इज IPH, एक कांस्टेंट करंट सोर्स है और उसके साथ एक पैरेलल में डायोड लगी हुई। व्हाट डज दैट मीन? अगर ये डायोड ना होती तो कांस्टेंट करंट सोर्स की क्या प्रॉपर्टी है? इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस द सेम करंट। करंट हमेशा कांस्टेंट रहती है लेकिन लोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या होती है? वो चेंज होती रहती है। करंट 10 एम्पियर है, ठीक है, रेजिस्टेंस है 10 ओम की रेजिस्टेंस आपने करंट सोर्स के अक्रॉस लगाई है, तो हाउ मच वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द रेजिस्टेंस? इट विल बी 100 वोल्ट्स, क्योंकि 10 ओम का रेजिस्टेंस है और 10 एम्पियर करंट सोर्स 10 एम्पियर का है तो 100 वोल्ट आएगी। लेकिन अगर रेजिस्टेंस को मैं 1 ओम का लगा दूं तो हाउ मच वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द रेजिस्टर? इट विल बी 10 into 1 बिकॉज करंट इज कांस्टेंट। सो इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आ जाएगी वो 10 वोल्ट होगी। ठीक है, रेजिस्टेंस को अगर हम चेंज करते चले जाएं बिकॉज ड्यू टू द बिकॉज इट इज ए करंट सोर्स, इसकी करंट कांस्टेंट है लेकिन इसकी वोल्टेज फिर रेजिस्टेंस को हम चेंज करते चले जाएंगे तो 10 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट एवर द रेजिस्टेंस ऑफ द लोड इज। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट फिर हमारे पास आ जाएगा, इट इज द वोल्टेज अक्रॉस द लोड। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है अगर ये डायोड यहाँ पे ना होता, ठीक है, अगर और इस फोटोवोल्टाइक सेल के अक्रॉस जो कि एक कांस्टेंट करंट सोर्स है, इसके अक्रॉस अगर हम लोड लगाते तो इसकी करंट हमेशा कांस्टेंट रहती है। मसलन 1000 वाट्स पर मीटर स्क्वायर पे फॉर एग्जांपल 4 एम्पियर करंट है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस को हम चेंज करते चले जाएं तो इसके अक्रॉस थ्रू द रेजिस्टेंस करंट वुड ऑलवेज रिमेन द कांस्टेंट, इट विल नेवर चेंज, इट वुड नेवर चेंज if it was
एक करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, लेकिन हम देखते हैं कि नी पॉइंट के बाद करंट बड़ी तेजी से गिरना शुरू हो जाती है। तो उस इफेक्ट को इंक्लूड करने के लिए उस इफेक्ट को हम मॉडल कर सकते हैं बाय ए डायोड इन पैरेलल विद द फोटोवोल्टाइक सेल। जब एक्सटर्नल, ये जो एक्सटर्नल टर्मिनल्स हमने लगाए हैं प्लस माइनस, ठीक है, ये करंट शुरू में देखें, शुरू में जब एक्सटर्नल इन टर्मिनल्स को मैं शॉर्ट सर्किट करता हूं तो ये सारी की सारी करंट क्या होगी, एक्सटर्नल इसमें से गुजरेगी। तो इसका मतलब है 4 एम्पियर या 1000 वाट्स पे जो भी करंट है वो हमें मिल जाएगी। लेकिन अब इसके अक्रॉस में एक रेजिस्टर लगाता हूं, रेजिस्टर की वैल्यू को बढ़ाना शुरू कर देता हूं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके अक्रॉस करंट कुछ रीजन्स तक तकरीबन कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस यहाँ पे जो मैंने लगाया है उसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब ये वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डायोड के अक्रॉस भी फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज क्या होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये कांस्टेंट करंट सोर्स है, जब डायोड के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएगी तो यहाँ से जो करंट आ रही है जो कि कांस्टेंट है उसका कुछ पोर्शन डायोड के थ्रू जाएगा और कुछ पोर्शन हमें एक्सटर्नल लोड पे मिलेगा। तो इसका मतलब है कि एक खास रीजन के बाद जब इसके अक्रॉस इनफ वोल्टेज हो जाता है, फॉरवर्ड बायस में हमने देखा 0.1, 0.2, 0.3 वोल्ट अगर डायोड के अक्रॉस हो तो बहुत करंट में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आती है, लेकिन उसके बाद फिर एब्रप्टली करंट में बहुत ज्यादा तेजी से चेंज आना शुरू हो जाती है। द सेम थिंग हैपेंस हियर। तो कोई 3-4 वोल्ट तक अगर एक्सटर्नल ये जो करंट बाहर की तरफ यहाँ से निकल रही है, जब तक लोड के अक्रॉस कोई 3-4 वोल्ट तक नहीं होती उस वक्त तक डायोड के थ्रू जो करंट फ्लो कर रही है वो तकरीबन निग्लिजिबल होती है। ठीक है, इसी वजह से हमें वोल्टेज बढ़ रही है लेकिन करंट कांस्टेंट है। लेकिन उसके बाद एक खास लेवल से जब वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाती है तो ये डायोड के थ्रू भी करंट जाना शुरू हो जाती है। क्योंकि करंट यहाँ से आ रही है वो कांस्टेंट करंट आ रही है, उसका कुछ पोर्शन डायोड के थ्रू जा रहा है और कुछ पोर्शन फिर अक्रॉस एक्सटर्नल जो लोड है वहां पे हमें मिल रहा है। तो ये एक डायोड, ये एक फोटोवोल्टाइक सेल का एक मॉडल है जो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है उसको इक्विवेलेंट एक अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट से हम रिप्लेस करें तो उसकी शेप इस तरह की होगी। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्सटर्नल करंट इट इज इक्वल टू IPH। पीएच जो है फोटोवोल्टाइक सेल की जो करंट है, एज इफ इट इज ए कांस्टेंट करंट सोर्स। एक्सटर्नल जो करंट मिलेगी वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू IPH माइनस ID, बिकॉज IPH का एक फ्रिक्शन ID के थ्रू जा रहा है। IPH माइनस ID विच इज आल्सो इक्वल टू IPH माइनस, क्योंकि एक डायोड है, डायोड की जो थ्रू करंट होती है वो किसके बराबर होती है, माइनस IS e रेज़ टू पावर q VD डिवाइड बाय KT माइनस 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बेसिकली यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पे शो की हैं, ठीक है, इनको हम प्लॉट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। अगर इस डायोड, अगर हमें T का पता हो और ये जो डायोड हमने मॉडल में डाल दिया है इसका अगर IS मुझे पता हो तो ये इक्वेशन में फाइंड कर सकता हूँ। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन आई कैन प्लॉट फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी लेवल्स जो है सोलर, उसके लिए फिर मैं ये प्लॉट में प्लॉट कर सकता हूँ। दिस प्लॉट आई कैन ड्रॉ। इज इट क्लियर? जी सर। सर ये मैक्सिमम जो वोल्टेज जाएगी उसके ऊपर वो तो 0.7 से एक्सीड नहीं कर सकती ना? नहीं, 0.67 नहीं होगी, वो 0.6 आप समझ लें सर। तो लेकिन ये फिर उसमें भी डिपेंड करती है। तो ये सोलर फोटॉन्स जो है ना, आप देखें 250 हो तो ये उससे कम है, ये 0.6 से भी कम है, मे बी इट इज 0.5। सही। तो सर रेजिस्टर तो ज़्यादा ड्रॉ कर सकता है ना उस पर, अगर वोल्टेज, अगर मतलब करंट अगर ज़्यादा है तो वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉ करेगा। नहीं, लेकिन अल्टीमेटली देयर कुड बी 0.6 के आसपास होगी मैक्सिमम, उससे ज़्यादा ये फोटोवोल्ट, बिकॉज इट इज ए डायोड। ठीक है, तो इससे ज़्यादा ये इसके अक्रॉस जो है ना, आप देखते हैं प्रीवियस कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हम देखते हैं कि यहाँ पे देखें इसके बाद जब करंट ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो जो वोल्टेज में जो चेंज है, इसके अक्रॉस वोल्टेज जो चेंज है उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज कोई नहीं होती, बहुत कम चेंज होती है। सही। इज इट क्लियर? जी सर, क्लियर है। सो दिस इज व्हाट वी हैव। लेकिन इसका मसला क्या है, एक्चुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो थोड़ी सी, ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हमने शो की हैं उससे थोड़ी सी मजीद डिफरेंट है। यहाँ पे हमने देखा कि ये तकरीबन एक कांस्टेंट करंट सोर्स के तौर पर एक्ट करता है और जी जो नी पॉइंट है वहां से नीचे गिरना शुरू होती है। लेकिन एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ से ही करंट जो है ना थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। इट इज नॉट जस्ट लाइक द फिगर दैट वी हैव हियर। तो यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाती है और नी पॉइंट आता है और उसके बाद फिर ऐसे जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये देयर शुड बी समथिंग एल्स एज वेल।
to model the characteristics of a photovoltaic cell. तो उसके लिए फिर हमने दो रेजिस्टेंस, उसको ट्रू इसकी जो नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको प्लॉट करने के लिए उसका मोर एक्यूरेट इक्विवेलेंट मॉडल आप समझ लें, ठीक है। तो उसमें जो फोटोवोल्टाइक सेल का इक्विवेलेंट मॉडल है, उसमें एक करंट कांस्टेंट करंट सोर्स है, उसके साथ एक डायोड है पैरेलल में, उसके साथ एक आरपी है, पैरेलल रेजिस्टेंस है, और उसके साथ आरएस सीरीज रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक कंप्लीट मॉडल में आपको शामिल करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो सर्किट है, इसमें आप ये समझिए कि एक ब्लैक बॉक्स है, उसके अंदर एक फोटोवोल्टाइक एक कांस्टेंट करंट सोर्स है, और उसके अक्रॉस एक डायोड हमने लगाई है, और ब्लैक बॉक्स के बाहर हमें सिर्फ एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल अवेलेबल है। ये हमारे पास फोटोवोल्टाइक सेल है, ठीक है। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ प्लॉट की है। लेकिन जब करंट फोटोवोल्टाइक सेल में से फ्लो करना शुरू हो जाती है, तो जो पी और एन मटेरियल है, उसकी भी एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद जो ऊपर बस की जो मैंने बात की थी, और फिंगर्स की बात की थी, और कनेक्टर्स जो एक्सटर्नल सर्किट के साथ आप कनेक्ट करते हैं, उनकी भी एक रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सटर्नल टर्मिनल जो बाहर हमें अवेलेबल है, उससे पहले यहाँ पे एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस भी होनी चाहिए। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। जो करंट अंदर प्रोड्यूस हो रही है, वो कहां से गुजर रही है? पी और एन मटेरियल से गुजर रही है, उसकी अपनी एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद वो जो एक्सटर्नल वो जो हमने लगाए हैं, क्या चीजें लगाई? फिंगर्स हैं, और उसके बाद बसेस हैं, कॉपर की वायर्स हैं, जिनके थ्रू करंट फ्लो करती है एक्सटर्नल सर्किट की तरफ, उनकी भी एक रेजिस्टेंस है। एंड देन वी हैव ये जो हैं, ये इनकी भी एक रेजिस्टेंस है। ये जो बसेस हैं और दूसरा फिंगर्स हैं, इनकी भी रेजिस्टेंस है। उसके बाद इसके साथ हमने कोई एक्सटर्नल वायर कनेक्ट करके वहां पे हमारे पास टर्मिनल्स अवेलेबल हैं। यहाँ कॉन्टेक्ट जो हमने बनाए, उनकी भी एक रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शुरू में मैंने एक मॉडल बनाया था, शुरू में जो मैंने एक मॉडल दिया था, इसमें हमने वो रेजिस्टेंस कहीं शामिल नहीं की। वो रेजिस्टेंस यहाँ नजर नहीं आ रही है। इज इट क्लियर? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस रेजिस्टेंस को भी हमें यहाँ इंक्लूड करना पड़ेगा। और फिर ये है कि जो कटिंग का जो प्रोसेस है, इसको जब हम बनाते हैं, उसके बाद काटते हैं, तो उसकी वजह से एक्सटर्नली कोई आपस में चीजें आप ये समझ लें कि कुछ करंट जो है ना, कुछ पाथ्स वहां पे बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो करंट है, इसकी जो है, ये जो डायोड है, उसके अक्रॉस एक आरपी जो पैरेलल एक रेजिस्टेंस भी हमने लगाई है, वो एक्सटर्नल मिलने के बजाय पी टाइप मटेरियल से दोबारा एन टाइप मटेरियल या एन टाइप मटेरियल से करंट निकलती है। और एक्सटर्नली ये रेजिस्टेंस बहुत हाई रेजिस्टेंस होती है, लेकिन स्टिल देयर इज सम लीकेज करंट आप समझ लें, जो कि उसूली तौर पे तो ये होना चाहिए फोटोवोल्टाइक सेल से करंट निकले, लोड में जाए और लोड से वापस चली जाए। लेकिन यहाँ पे एन टाइप मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, वो एक्सटर्नली लीकेज रेजिस्टेंसेस के थ्रू वो दोबारा एक्सटर्नल जाने के बजाय वो दोबारा एन टाइप पी टाइप मटेरियल में वापस चले जाते हैं। इज इट क्लियर? होल्स के साथ मिल जाते हैं विदाउट पासिंग थ्रू द एक्सटर्नल लोड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक आइडियल करंट सोर्स है। अगर ये चीज रेजिस्टेंस आरएसपी ना होता, आरपी भी ना होता, वीडी भी ना होता, तो ये फोटोवोल्टाइक सेल whatever the resistance value is there, जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू आप रखते हैं, हमेशा एक कांस्टेंट करंट देता, और वोल्टेज फिर रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट के बराबर होती। वोल्टेज भी बढ़ती चली जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। एक सर्टेन वोल्टेज के बाद वो नी पॉइंट आता है, और उसके बाद फिर करंट गिरना शुरू हो जाती है। तो उसके इफेक्ट को हमने कहा डायोड की वजह से है। इसके फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आती हैं, वो एग्जैक्टली ऐसी नहीं है जैसे कि पहली फिगर में हमने किया था। मोर एक्यूरेट अगर इसका मॉडल बनाना चाहे, तो इसके पैरेलल एक आरपी रेजिस्टेंस और सीरीज में एक आरएस रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है। अब ये समझ लें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला सारा पोर्शन है, ये एक ब्लैक बॉक्स है, इसके अंदर एक फोटोवोल्टाइक सेल है। तो हर फोटोवोल्टाइक सेल है, उसका मॉडल में आईपीएच होगा। आईपीएच किसके बराबर है? फोटोवोल्टाइक सेल की जो है ना आईपीएच होगी, वो आपको पता होनी चाहिए, वो पता होगी आपके पास। ये जो डायोड है, ठीक है, उसका आईएस आपको पता होगा। विद द हेल्प ऑफ सम एक्सपेरिमेंट, सम अदर मॉडलिंग की मदद से आप फाइंड करेंगे। आरपी आपको पता होगा, आरएस आपको पता होगा। जब ये सारी चीजें आपको पता होंगी, तो उसका जो इक्विवेलेंट मॉडल जो है वो आपको क्या होगा? पता होगा, ठीक है। तो आप ये समझ लें कि ये सारी चीजें आपको पता हैं, और ये एक ब्लैक बॉक्स के अंदर है।
एक्सटर्नली आपको क्या चीज अवेलेबल है, ये टर्मिनल अवेलेबल है सिर्फ, ठीक है। और जो करंट अंदर से आ रही वो आपको पता है। यहाँ पे अगर इस टर्मिनल के अक्रॉस में एक रेजिस्टेंस लगाऊं, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो करेगी यहाँ से मैं मेयर कर सकता हूँ, ये एक्सटर्नल टर्मिनल्स हैं। लोड के थ्रू जो करंट मेयर फ्लो करेगी वो भी मुझे पता है, और लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो भी मुझे पता है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में प्लॉट करूँ इक्विवेलेंट सर्किट की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह की होंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मेरे पास आई तो मैं फिर उसको देख सकता हूँ कि यार ये अंडर व्हाट कंडीशंस इट विल गिव मी द मैक्सिमम पावर फॉर इंस्टेंस, ठीक है। अब इसके लिए भी आई नीड एन इक्वेशन लाइक जस्ट इन द प्रीवियस केस। तो इट्स वेरी सिंपल। देखिए एक्सटर्नल सर्किट में जो आई आपको मिल रही है वो बेसिकली IPH एक करंट सोर्स है, उसमें से अगर ID, बिकॉज ID यहाँ से डायोड की तरफ जा रहा है, IP यहाँ से RP की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे जो I मिल रहा है दैट इज नथिंग बट IP का जो पोर्शन इन दोनों से जो बच जाता है वो फिर बेसिकली बाहर की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब है I इज इक्वल टू IPH माइनस ID माइनस IR। ये IP नहीं है, ये IR है। यहाँ पे जो शो किया ना ये वाला, ये IR है, IP सॉरी, वो जो पैरेलल रेजिस्टेंस के थ्रू, ठीक है, ये ठीक है पैरेलल रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि I इज इक्वल टू IPH, टोटल जो आइडियल करंट सोर्स है उसमें से ID आप निकाल लें और उसमें से IP आप निकाल लें, तो जो बाकी जो करंट बचती है वो एक्सटर्नल सर्किट में आपको मिल जाती है। इसका मतलब ये हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि डायोड के अक्रॉस करंट किसके बराबर होगी। दिस करंट ID इज इक्वल टू IS e रेज़्ड टू पावर माइनस Q VD डिवाइड बाय K इंटू T के बराबर है, -1 के बराबर। और RP के अक्रॉस थ्रू करंट कितनी होगी, इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगी उस वोल्टेज को मैं RP से डिवाइड करूंगा तो IP करंट मेरे पास आ जाएगी। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान, इन पॉइंट्स के दरमियान अक्रॉस अगर वोल्टेज मुझे पता चल जाए तो मैं ID भी निकाल सकता हूँ। डायोड के अक्रॉस वोल्टेज मुझे पता है तो ID निकाल सकता हूँ, और रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज मुझे पता चल जाए तो मैं IP निकाल सकता हूँ। लेकिन रजिस्टर और डायोड आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान अगर वोल्टेज मुझे पता चल जाए तो मैं ये दोनों करंट्स निकाल सकता हूँ। इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज इफ दिस RS इज नोन टू मी, अगर एक्सटर्नली मैंने कोई करंट सोर्स यहाँ पे कोई लोड लगाया है तो वहां से मुझे I मुझे पता है, V मुझे पता है, अगर RS मुझे पता है तो इस पॉइंट पे वोल्टेज किसके बराबर होगी, दिस वोल्टेज एक्सटर्नल जो वोल्टेज है दैट वोल्टेज प्लस I इंटू RS। डिड यू गेट माई पॉइंट? इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान वोल्टेज किसके बराबर होगी, ये वाली वोल्टेज V एक्सटर्नल प्लस ISR प्लस IR। I इंटू RS। डिड यू गेट माई पॉइंट? जी सर। इसका मतलब है इस पॉइंट और इस पॉइंट ये नोन है, V इज नोन टू मी, I इज नोन टू मी, RS इज नोन टू मी। इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो वोल्टेज है उनको इन टर्म्स ऑफ नोन क्वांटिटीज आई कैन हैव a value of voltage across this RP for instance। RP के across जो voltage होगी V plus RS into I, इस पॉइंट और इस पॉइंट के across। बिल्कुल यही होगा। तो इसका मतलब है कि RP के थ्रू जो करंट होगी वो किसके बराबर होगी, RP पे डिवाइड करना प्लस RS into I डिवाइडेड बाय RP। इज इट क्लियर? यस सर। ये हो गया, ये यहाँ पे जो इक्वेशन में है V plus I into RS divided by RP, this is the current through resistance R। डायोड के अक्रॉस करंट किसके बराबर होती है, डायोड की जनरल इक्वेशन है IS e raised to power Q into VD divided by K into T, और नीचे फिर -1। ये इक्वेशन हमने प्रीवियसली इसकी बात की है। इट इज V plus IRS है, ये यहाँ पे ये वाली इक्वेशन है। जी सर। VD की जगह हम यहाँ रिप्लेस पे कर देंगे। इस पर्टिकुलर सर्किट में VD किसके बराबर, इट्स वेरी सिंपल। Yes। यहाँ पे हम देखते हैं कि VD इज नथिंग बट V plus RP IRS। के अक्रॉस वोल्टेज, और वो VD किसके बराबर है, R इंटू S प्लस V। क्योंकि V भी पता है, I भी पता है, RS भी पता है, तो इसका मतलब है कि मैं VD भी निकाल सकता हूँ विच इज इक्वल टू RS इंटू I प्लस V। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से जो करंट निकल रही इसका ये वाला पोर्शन डायोड के थ्रू जा रहा है, और ये वाला पोर्शन जो है ये इस रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है, और बाकी जो करंट बच जाती है इस करंट सोर्स की वो एक्सटर्नली मुझे मिल रही है। अब जो डिफरेंट फोटोवोल्टाइक सेल्स हैं उसमें RS ऑफ कोर्स RS डिफरेंट होगी, डिफरेंट फोटो मैन्युफैक्चरर्स हैं,
वो कोट करेंगे कि मेरा जो फोटोवोल्टाइक सेल है उसकी RS इतनी है, और उस फोटोवोल्टाइक सेल की RP इतनी है। आइडियली स्पीकिंग RP को क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जितनी भी करंट इसमें से सिर्फ डायोड के थ्रू तो गुजरना ही गुजरना है, बाकी करंट मुझे एक्सटर्नली मिल जाए। इसी तरीके से RS की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ताकि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जितनी भी अंदर वोल्टेज हमें मिल जाती है, RS के अक्रॉस कोई हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप ना हो, ठीक है, तो हमारे पास V मिल जाए, ठीक है। RS और RP अगर मौजूद हो तो ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें अगर RS भी मुझे पता है, RP भी मुझे पता है, और उसके अलावा हमारे पास K इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, IS इस डायोड की सैचुरेशन करंट है, और ये IPH इस फोटोवोल्टाइक सेल की करंट है, ठीक है, एज ए कांस्टेंट करंट सोर्स। ये वाला रीजन है, ये जो शॉर्ट सर्किट पे जो करंट बन जाती है, ठीक है। अगर ये चीजें मुझे पता हो तो मैं इसकी प्लॉट कर सकता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ RS एंड RP। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर RS अगर हमारे पास 0 है, सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है, RP इज इंफिनिटी, RP आप समझ लीजिए कि वो मौजूद नहीं है। RS अगर हमारे पास 0 है तो हमारे पास ये ऊपर टॉप वाली कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है, तो बड़ी जबरदस्त कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें। तकरीबन दिस सेल बिहेव्स एज ए कांस्टेंट करंट सोर्स। लेकिन अगर RS की वैल्यू बढ़ती चली जाए तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में फिर क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स खराब होना शुरू हो जाती है। अब देखें, पहले इतनी वोल्टेज तक, नी पॉइंट यहाँ पे था, इस वोल्टेज तक वो कांस्टेंट करंट सोर्स के तौर पर एक्ट कर रहा था। लेकिन RS को मैंने बढ़ाना शुरू कर दिया, कोई और कंपनी का फोटोवोल्टाइक सेल लिया आपने, उसका जो RS है पहले के मुकाबले में ज्यादा है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिग्रेड हो जाएंगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होंगी। फर्दर RS को अगर हम बढ़ाते चले जाएं तो इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी लुक लाइक दिस फॉर इंस्टेंस, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं RP को अगर मैं चेंज करूं, प्रीवियस इक्वेशन में RP को यहां पे देखें, इंपॉर्टेंट थिंग इज ये वाला जो पॉइंट है, वट एवर द वैल्यू ऑफ RS इज देयर, इसकी जो ओपन सर्किट वोल्टेज है ये रिमेन्स सेम फॉर ए गिवन इंसुलेशन फिक्स है, 1000 वाट्स पर मीटर स्क्वायर इंसुलेशन है, सन की एनर्जी है, ठीक है। लेकिन RS को चेंज करने से करंट कम होना शुरू हो जाती है, इसकी सेम वोल्टेज पे ये कम करंट देता है अगर RS की वैल्यू ज्यादा है। लेकिन ओपन सर्किट वोल्टेज इन बोथ केसेस, इन ऑल केसेस फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ RS, ओपन सर्किट वोल्टेज कांस्टेंट है। लेकिन RP की वैल्यू को अगर मैं चेंज करूं, इस इक्वेशन में RP जो है अगर ओपन हो, इसका मतलब है RP इंफिनिटी है, तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे पास ये ऊपर वाली आती है। लेकिन RP को बढ़ाता चला जाऊं, कम करता चला जाऊं, तो इसका मतलब है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिग्रेड होना शुरू हो जाती हैं। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर, हो गया क्लियर। बस मैं यहाँ पे एक दो चीजें और डिस्कस करके मैं खत्म करता हूँ। ये बेसिकली एक सेल है, ये 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का, और इसका मतलब ये है कि ये कोई 4 एम्पियर, 10 एम्पियर, 8 एम्पियर इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम करंट जब इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं। लेकिन इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ये देता है, ओपन सर्किट वोल्टेज कितनी, इट इज ओनली 0.6 वोल्ट्स, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स हमारी जो एप्लीकेशंस होती है, किसी मोटर को आपने चलाना है, किसी फैन को आपने चलाना है, AC को DC को AC में कन्वर्ट करना है, किसी इन्वर्टर के इनपुट पे देना है, किसी बैटरी को चार्ज करना है, so we may need 12 volts, 24 volts, 48 volts, even more than that। उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सोलर सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद फिर उनको एक पैकेज के अंदर, एक बोर्ड के ऊपर लगा के, फिर बहुत सारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस को बेयर करने के लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट इसकी होती है, और उसके बाद फिर ये मार्केट किया जाता है। मार्केट में जब आप जाते हैं तो ये सेल आपको नहीं मिलता है, सेल शायद कहीं से आपको मिल जाए। मार्केट में जो दुकानों के बाहर रखे होते हैं लोगों ने, वो बेसिकली मॉड्यूल होते हैं। एक मॉड्यूल में 36 सेल्स, मतलब यहाँ पे एक सेल इस तरह का है, तो यहाँ पे 36 सेल्स का मॉड्यूल हो सकता है, 24 सेल्स का मॉड्यूल हो सकता है, 48 सेल्स का मॉड्यूल हो सकता है, 72 सेल्स का मॉड्यूल हो सकता है। तो एक मॉड्यूल में ये सारे सेल्स हम क्या करते हैं, सीरीज में लगाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक सेल की ओपन सर्किट वोल्टेज 0.6 है, तो उसके अक्रॉस अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूं ओपन सर्किट में, ठीक है, अगर दो सेल्स को सीरीज में लगाता हूं तो कितनी वोल्टेज देगा, 1.2। 4 सेल्स को लगाता हूं 2.4, 8 सेल्स को लगाता हूं 4.8 एंड सो ऑन।
ये 36 का मॉड्यूल होगा, वो मेरे ख्याल में कोई 21 पॉइंट समथिंग वोल्टेज देगा, ओपन सर्किट वोल्टेज, जब इसमें से करंट फ्लो नहीं करती है, जस्ट इसके अक्रॉस में वोल्टेज को चेक करता हूं, ठीक है। लेकिन अब ये तो एक मॉड्यूल है। अगर आपको मसलन ये 36 सेल्स का एक मॉड्यूल मिल गया, मार्केट में आप जाएंगे तो ये मिलेगा जिसमें सारे सेल्स आपस में सीरीज लगे हुए हैं, आपको ज्यादा वोल्टेज चाहिए, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, मॉड्यूल्स को आप मार्केट से आपको 48 वोल्ट का एक चाहिए, तो आप दो मॉड्यूल्स लेंगे, उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, एक ये मॉड्यूल हो गया, एक और मॉड्यूल इसके साथ लगाएंगे। आपको वोल्टेज 24 चाहिए लेकिन करंट ज्यादा चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, यू विल परचेज 2 मॉड्यूल्स, ठीक है, और उन दोनों को पैरेलल लगाएंगे। पैरेलल में हमेशा जिस तरह बैटरी है, 12 वोल्ट की 2 बैटरीज को पैरेलल लगाते हो, करंट क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, लेकिन वोल्टेज सेम रहती है। लेकिन 12 वोल्ट की 2 बैटरीज को अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज तो करंट सेम रहती है, लेकिन उसकी वोल्टेज क्या होती है, डबल हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन अवर रिक्वायरमेंट। मॉड्यूल्स आप मार्केट से खरीदेंगे, उनको सीरीज में भी लगा सकते हैं और उनको पैरेलल भी लगा सकते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। डिड यू गेट माय पॉइंट? जी सर, क्लियर है। ठीक है, सो हियर इज व्हाट वी है। अगर हम सेल्स को सीरीज में लगाएं, जिस तरह एक मॉड्यूल बनाना है हमने, सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे पता है, तो मॉड्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, और अगर मॉड्यूल्स को सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हो तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, वेरी सिंपल, शिफ्ट कर देना सर। ये देखें यहाँ पे एक 36 सेल्स को अगर हम सीरीज में लगाएं जी तो सर। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होगी, ये देखें, ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स शुरू में इसने ड्रा की है, ये एक सेल की कैरेक्टरिस्टिक है, दूसरे सेल की भी इसी तरह की होगी, तीसरे सेल की भी इसी तरह की होगी। लेकिन 2 सेल्स को मैं सीरीज में लगाता हूं तो इनकी वोल्टेजेस क्या होती है, ऐड होती है, यानी 2 सेल्स को मैं सीरीज में लगाऊं तो उन दोनों की कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये वाली बन जाएगी, ठीक है। इस डायरेक्शन पे वोल्टेजेस ऐड होती है बेसिकली, ठीक है। अगर 3 सेल्स को मैं सीरीज में लगाऊं तो ओवरऑल जो 3 सेल जो सीरीज में होंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक ये होगी, और 36 सेल्स को मैं सीरीज में लगाऊं तो हर सेल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऐड होती चले जाएंगी इन दिस डायरेक्शन, वोल्टेजेस ऐड होती, करंट में कोई चेंज नहीं आती है, ठीक है। तो सो एक सेल की कैरेक्टरिस्टिक ये है, ये वाली ये शुरू में जो है, लेकिन 36 सेल्स को अगर हम ऐड करें तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास ये हो जाएंगी। तो ये एक आप समझ लें एक मॉड्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एक मॉड्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें 36 सेल्स हैं, सीरीज में लगाए हैं, और उनका ओपन सर्किट वोल्टेज 21.6 वोल्ट है, शॉर्ट सर्किट करंट है, और उसका नी पॉइंट इंडिविजुअल सेल का नी पॉइंट यहाँ पे था। लेकिन 36 सेल्स को जब सीरीज में जोड़ता हूं तो न्यू पॉइंट यहां पे आ जाता है। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। सो मॉड्यूल्स को, जैसा कि मैंने आपको बताया, मॉड्यूल्स को हम सीरीज में भी लगाते हैं, पैरेलल में भी लगाते हैं। मसलन यहां पे 2 मॉड्यूल्स हैं, उनको मैंने लगाया है सीरीज में, एक ये मॉड्यूल है और एक ये मॉड्यूल है, इन दोनों को मैंने सीरीज में लगाया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक मॉड्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, दूसरे मॉड्यूल की भी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे मॉड्यूल है, 1 और 2 दोनों की यही है। लेकिन जब दोनों को सीरीज में लगाए तो दोनों की वोल्टेजेस क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे, और यहां से लेकर यहां तक अब ये 2 मॉड्यूल्स की आ जाएगी। अगर एक मॉड्यूल की वोल्टेज 21.4 वोल्ट है, दूसरे मॉड्यूल की भी 21.4 वोल्ट है, लेकिन जब दोनों को सीरीज में लगाऊंगा तो ये फिर 21.4 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 42 या 43 ये हो जाएगी, और इनकी वोल्टेजेस आपस में, दोनों मॉड्यूल्स की वोल्टेजेस कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इस डायरेक्शन पे ऐड हो जाएंगी। लेकिन अगर मॉड्यूल्स को मैं पैरेलल में लगाता हूं तो करंट बढ़ जाए, एक मॉड्यूल की कैरेक्टरिस्टिक ये है, दूसरे की भी कैरेक्टरिस्टिक ये है, लेकिन जब दोनों मॉड्यूल्स को पैरेलल लगाता हूं तो वोल्टेज सेम वोल्टेज पे करंट, मसला ये अगर 0.3 वोल्ट पे 1 एम्पियर देता है, ये 0.3 वोल्ट पे 1 एम्पियर देता है, लेकिन जब पैरेलल लगाता हूं तो 0.3 वोल्ट पे ये 1 एम्पियर ये देगा, 1 ये देगा, तो ये 0.3 पे 2 एम्पियर देगा, ठीक है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जब पैरेलल में लगाते हैं तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर की तरफ ऐड होना शुरू हो जाती है, ये करंट ज्यादा देते हैं सेम वोल्टेज पे, सीरीज में लगाते हैं सेम करंट पे ये वोल्टेज ज्यादा देते हैं, ठीक है। लेकिन पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में एक मॉड्यूल, इनमें से 1 2 3 4 4 मॉड्यूल्स हैं, हर मॉड्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, 1 मॉड्यूल जो मैंने लिखा, दूसरे मॉड्यूल की भी ये है, तीसरे मॉड्यूल की भी ये है, और चौथे मॉड्यूल की भी ये है। लेकिन इन दोनों को 1 और 2 को जब मैं सीरीज में लगाता हूं तो एक मॉड्यूल की ये है और दूसरे की भी ये है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये दोनों सीरीज जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये बन जाएगी, यहां से लेकर यहां तक ये, ठीक है। और ये दोनों सीरीज में उनकी भी ये बन जाएगी,
और इसकी आपस में ऐड करनी, क्योंकि पैरेलल है, करंट कंट्रीब्यूशन इसकी ज्यादा होगी, वोल्टेज सेम रहेगी। तो एक ही मॉड्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, दूसरे की ये है, तो करंट बढ़ रही है, तो इसका मतलब इन दोनों को इस डायरेक्शन पे ऐड करूंगा। तो ये हमारे पास सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारे पास मॉड्यूल्स होंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। सो दिस इज एनफ फॉर टुडे आई थिंक। जी सर। Yes, sir. Any question please? नो सर। सर क्यों? सर आ गई समझ, हाँ, आज समझ क्या आ गई। समझा? सर आज के लिए बहुत है सर, आज के लिए बहुत है, आज काफी सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं। बहुत ज्यादा है। जी सर, उन्हें लग रहा था जबरदस्त। क्विज होगा आज। हाँ, तो इंशाल्लाह शायद कल क्विज हो, ठीक है? हाँ, देयर विल बी क्विज टुमारो होगा या द डे आफ्टर, ये इट डिपेंड्स, ठीक है? तो कल भी आपने आना है, एक्सपेक्ट यही करें कल क्विज होगा इंशाल्लाह। सर कल क्लास नहीं है, थर्सडे को क्लास है। थर्सडे को क्विज होगा, ठीक है? सही है सर। इस देर एनी जी बच्चे कोई क्वेश्चन है तो बता दें, मैं आई एम हियर टू आंसर। नहीं सर, आज लेक्चर आसान था, समझ आइए। बस इंशाल्लाह आगे चीजें और भी आसान होंगी, सही है सर। ठीक है? सर इस सेमेस्टर में हमारा कोई प्रोजेक्ट होगा इसका, ये पीजी का, पावर जनरेशन का? नहीं, प्रोजेक्ट नहीं, बस वही लैब में आप इस तरह की कोई छोटी मोटी चीजें करेंगे इंशाल्लाह। सही है सर। कोई प्रोजेक्ट ना देते आप लोगों को अपने घर के लिए, कोई पीवी सिस्टम डिजाइन करें, इस तरह की कोई चीज लैब का पार्ट बनाते हैं। सर पावर को दे दे। हाँ, हेलो, या क्यों खामोश क्यों हो गए? सर आपकी मर्जी सर, जो आपको बेहतर लगे आप दे दें। अच्छा, चले, जबरदस्त। चले इंशाल्लाह फिर हम कोशिश करेंगे कि जुमरात को जो है ना एक क्विज लेने, एक तगड़ा सा क्विज 10